टू ऑल ऑफ यू। आज मैं फिर से आपके सामने हूँ। आज का टॉपिक है बायो कंट्रोल एजेंट्स यानी कि जैव नियंत्रक कारक। एक्चुअली इस टॉपिक को मेरी एक स्टूडेंट ने जो है मुझसे रिक्वेस्ट किया था। आपके भी रिक्वेस्ट आ रहे हैं और सभी के रिक्वेस्ट को फुलफिल किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम किसी को प्रायोरिटी दे रहे हैं। ये सबसे पहले मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी। मुझे खुशी है कि मैं उस बच्ची के रिक्वेस्ट को आज पूरा कर रहा हूँ। टॉपिक है बायो कंट्रोल एजेंट। एनसीईआरटी के टॉपिक को लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड मैं आपको बता दूंगा, जिससे आपको एक भी वर्ड एक भी शब्द इस हेडिंग में नहीं पढ़ना पड़ेगा, ऐसी मेरी गारंटी है। जैव नियंत्रक कारक कहते हैं इसको। एक्चुअली बायो कंट्रोल एजेंट्स का मतलब होता है कि जैविक यानी कि बायोलॉजिकल जो है मेथड से हम क्या करते हैं कि हम प्लांट डिजीज जो है कॉज करने वाले जो है इंसेक्ट और पेस्ट को कंट्रोल करते हैं। ठीक है ना, तो उनको हम बायो कंट्रोल एजेंट्स कहते हैं। और बायोलॉजिकल तरीके से अपन जो है ना, प्लांट में डिजीज कॉज करने वाले इंसेक्ट और पेस्ट को जो है हम कंट्रोल करते हैं। इसी को हम बायो कंट्रोल एजेंट्स कहते हैं, जैव नियंत्रक कारक। अब सवाल ये उठता है कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी, जैव नियंत्रक कारक की जरूरत क्यों पड़ी, सवाल ये उठता है। तो इसका जवाब है कि बेटा क्या होता है कि जब हम सामान्य रूप से है ना इंसेक्ट और पेस्ट को है ना नियंत्रित करने के लिए हम इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड जैसे यानी कि कीटनाशकों और पीड़कनाशकों का प्रयोग करते हैं, जो इन कीटों को इन पेस्ट को मार देते हैं। तो ये रसायन होते हैं और इन रसायनों के प्रयोग करने से ये जो रसायन है, ये जो केमिकल हैं, ये जमीन में जाते हैं, सॉइल में जाते हैं और इसकी वजह से सॉइल का पोल्यूशन होता है, वेजिटेबल्स में पोल्यूशन होता है, फ्रूट्स में पोल्यूशन होता है, एनवायरनमेंट का पोल्यूशन होता है। और इस तरीके से ये सारे के सारे जो केमिकल हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में है ना फूड चेन के द्वारा हमारी बॉडी में, एनिमल्स की बॉडी में आते हैं और फिर वो हमारे शरीर के अंदर भी नुकसान करते हैं। याद रखिएगा बेटा, कोई भी रसायन हमारे शरीर में, कोई भी केमिकल हमारे शरीर में अगर अनवांटेड है तो वो नुकसान ही करेगा। तो ये करते हैं, डैमेज करते हैं, ठीक है ना, पोल्यूशन कॉज करते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए जो है ये वैज्ञानिकों ने जो है और हमारे जो ऑर्गेनिक फार्मर्स हैं उन्होंने ये विचारधारा बनाई कि हमें जो है बायो कंट्रोल एजेंट्स का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है ना। अब सवाल ये उठता है कि इसके लिए क्या किया जाए। तो इसके लिए एक एनसीईआरटी में वर्ड है बेटा कि अगर ये इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड है ना के यूज करने से क्या नुकसान हो रहा है। तो सबसे बड़ा नुकसान मैंने बताया कि ये पोल्यूशन कॉज करते हैं। और दूसरा बेटा एक और नुकसान है जो हमारे बच्चों को भी जानना चाहिए कि ये जो इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड तो किसी को नहीं पहचानता है। जैसे कहते हैं ना, फिल्मों में डायलॉग आता है कि जब गोली बंदूक से निकलती है तो फिर वो जो गोली जो है ना, वो किसी को भी मार सकती है, वो ये नहीं देखती कि सामने कौन है। उसी तरह से ये जो केमिकल जब सॉइल में जाते हैं तो ये केमिकल जो है यूजफुल और हार्मफुल दोनों इंसेक्ट को किल कर देते हैं। हमारी मिट्टी में, हमारे सॉइल में बेटा इतना अच्छा सिस्टम बनाया गया है, इतनी अच्छी सिस्टम बनाया गया है कि हमारे सॉइल के अंदर जो है बहुत सारे यूजफुल इंसेक्ट होते हैं। ऐसे यूजफुल इंसेक्ट होते हैं जो बहुत ही फायदेमंद होते हैं। वो प्रिडेटर के रूप में, वो जो है पैरासिटिक जो है इंसेक्ट के रूप में हमारे लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। कैसे कि वो दूसरे मिट्टी में जो है इंसेक्ट को है ना किल करते हैं, ठीक है ना, या उन पे है ना पैरासिटिक रूप में रहते हैं, कहाँ, मिट्टी में। तो ऐसे जो प्रेडेटर और ऐसे जो पैरासाइट हैं सॉइल में पाए जाने वाले, वो हमारे लिए फायदेमंद हैं। तो मतलब फसलों के लिए फायदेमंद है, मिट्टी के लिए फायदेमंद है। तो वो भी बेचारे मारे जाते हैं इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड के उपयोग द्वारा। इसीलिए एनसीईआरटी में बेटा एक शब्द दिया गया है जिसको आपको समझना होगा। लिखा है अंग्रेजी में हॉलिस्टिक अप्रोच। हॉलिस्टिक अप्रोच का मतलब क्या कि ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ ऐसा करो जिससे सभी का फायदा हो, सभी का, मिट्टी का फायदा हो, इंसेक्ट का फायदा हो, बायोडाइवर्सिटी का फायदा हो, हम लोग का फायदा हो, प्लांट्स का फायदा हो, सभी का फायदा हो। तो इसके लिए एक वर्ड यूज किया है, बहुत सारी बातों को एक वर्ड में समेटने का काम किया है एनसीईआरटी ने। और आप ध्यान दीजिएगा इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं कि वो हॉलिस्टिक अप्रोच जैसा शब्द यूज किया है। और हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए मैं कहूंगा कि उस समग्र फायदा, सभी का फायदा देखते हुए है ना ऐसा कुछ उपाय निकाला जाए। और एक और शब्द यूज किया है एनसीईआरटी में, मीडिएट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। मीडिएट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। बच्चे पूछते हैं सर इसका क्या मतलब है। तो ये कहना चाह रहा है कि मिट्टी के अंदर जो है ना सैकड़ों सैकड़ों ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं।
तो ये इन दोनों शब्दों को भी मैंने बताया कि एनसीईआरटी आपको दोबारा ना पढ़ने पड़े। तो सवाल ये हो रहा था कि भाई हमें क्या करना चाहिए कि इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड जैसे केमिकल से छुटकारा मिल जाए। तो उसके लिए जवाब आया कि बायो कंट्रोल एजेंट्स का यूज करना चाहिए। बायो कंट्रोल जो एजेंट्स हैं, है ना, उनके बेटा और भी बहुत सारे बेनिफिट हैं जिसको एनसीईआरटी ने मेंशन किया है, जिसको एनसीईआरटी ने जो है मेंशन किया है। और वो जो मेंशन किया है वो ये है कि बेटा ये जो है खेत के अंदर जो है ना, बहुत सारे लाइफ फॉर्म्स को जो है पहचानने में मदद करते हैं बायो कंट्रोल एजेंट्स। इसके अलावा बेटा ये प्रेडेटर और पेस्ट को पहचानने में मदद करते हैं। ये एनसीईआरटी की बातें बता रहा हूँ पॉइंट बाई पॉइंट। इसके अलावा बेटा ये है ना तमाम ऑर्गेनिज्म के लाइफ साइकिल को, है ना, और उनके फीडिंग पैटर्न को बताने में मदद करते हैं। इसके अलावा बेटा ये जो है उन ऑर्गेनिज्म के हैबिटाट और जो है उनके और सारी क्वालिटीज को बताने में मदद करते हैं। तो ये भी इसका एक बेनिफिट है। ये सारी बातें एनसीईआरटी ने लिखी है कि बायो कंट्रोल को एजेंट को यूज करने के और क्या फायदे हैं, ये जनरली हम कंसिडर नहीं करते अपने स्टडी के दौरान, चाहे अपने नोट्स लिखते समय। ठीक है ना, कई बार मैंने भी इन चीजों को इग्नोर किया है, इसीलिए मैं इनको कवर कर रहा हूं अभी इस वक्त। ठीक है ना। तो कुल मिला के ये बात आती है कि बायो कंट्रोल जो एजेंट है, इससे जो है हम क्या करते हैं कि इंसेक्ट और पेस्ट को जो है एक मैनेजेबल लेवल पे लेके आते हैं, जिसपे वो आसानी से हमारी बायोडाइवर्सिटी भी मेंटेन रहे और हमारे प्लांट को भी नुकसान न पहुंचे। ये मैसेज दिया गया है इस हेडिंग के थ्रू। ठीक है ना। अब सवाल ये उठता है कि ये जो बायो कंट्रोल जो एजेंट्स हैं, ये जो बायो कंट्रोल एजेंट है, इनमें इनमें कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं। तो आपने ध्यान दिया होगा बेटा कि इस हेडिंग में माइक्रोब्स नहीं लिखा है। जैसे माइक्रोब्स है ना, इन ह्यूमन वेलफेयर ये चैप्टर है, उसमें हर जो है हेडिंग में माइक्रोब्स, जैसे माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट, माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट, माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, ठीक है ना, माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर, हर सब हेडिंग में माइक्रोब्स लिखा है। लेकिन बायो कंट्रोल एजेंट में एनसीईआरटी ने माइक्रोब नहीं लिखा है। इसका क्या मतलब हुआ, ये भी एक बड़ा अच्छा प्रश्न है, एक सवाल है। तो बायो कंट्रोल एजेंट में माइक्रोब इसलिए नहीं लिखा क्योंकि बायो कंट्रोल जो एजेंट होते हैं वो माइक्रोब भी होते हैं और नॉन माइक्रोब भी होते हैं, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं कहे जाते। अब दोनों का एग्जाम्पल तो सबसे पहले एनसीईआरटी ने दिया है, आप ध्यान दीजिएगा, बायो कंट्रोल एजेंट में नॉन माइक्रोब ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो माइक्रोब नहीं है, और वो है रेड जो है और आपके जो है ब्लैक मार्किंग वाली लेडी बर्ड बीटल। लेडी बर्ड बीटल जिसकी बॉडी पे रेड और ब्लैक मार्किंग होती है, अक्सर आपने देखा होगा 11th की एनसीईआरटी के कवर पेज पे इसका डायग्राम है। तो ये क्या करती है, ये एफिड्स को किल करती है, एफिड्स को किल करती है, एफिड्स ये याद करना पड़ेगा। दूसरा है ड्रैगन फ्लाइज। ड्रैगन फ्लाइज जनरली जो है आप देखोगे कि गांव में खेतों में जो है बच्चे ड्रैगन फ्लाई को पकड़ते हुए नजर आते हैं। तो ड्रैगन फ्लाई मतलब ऐसा नहीं कि ड्रैगन नाम आ गया तो बहुत खतरनाक है, हमें खा जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ड्रैगन फ्लाई जो है वो मॉस्किटोज के लार्वा को खत्म कर देती है। तो ये भी नॉन माइक्रोब है, बायो कंट्रोल एजेंट हो गया। अच्छा, माइक्रोबियल कंट्रोल में आप कुछ एग्जांपल लेते हैं, मैंने 2 बता दिए, याद रखिएगा। तो तीसरा बैक्टीरिया का नाम दिया है, उसका नाम है बैसिलस thuringiensis, जिसको हम शॉर्ट में बीटी कहते हैं, कैपिटल बी स्मॉल टी, याद रखिएगा इस बात को। तो ये क्या करता है, ये बटरफ्लाई यानी कि तितली के कैटरपिलर को किल करता है। कैसे किल करता है, इस बैक्टीरिया के ना बेटा वो स्पोर्स आते हैं, उस स्पोर्स को पानी में मिक्स करके ना जो भी प्लांट होते हैं वल्नरेबल प्लांट, यानी कि जिन प्लांट पे बटरफ्लाई के इन्फेक्शन का खतरा रहता है या वो नुकसान पहुंचाती है, जैसे जैसे एनसीईआरटी में 2 एग्जाम्पल लिखा है, ब्रेसिकाज, ब्रेसिकाज मतलब ब्रेसिकेसी फैमिली के मेंबर्स, और कुछ जो है फ्रूट ट्रीज, यानी कि जितने भी फ्रूट वाले जो ट्रीज होते हैं वो खेतों में जो उगाए जाते हैं ज्यादातर वो होते हैं, तो उनको ये नुकसान पहुंचाती है। तो ये जो स्प्रे कर देने पे इन प्लांट्स के ऊपर जो है पानी में इस बैक्टीरिया के स्पोर्स मिलाकर के स्प्रे करने पर, है ना, जब ये बटरफ्लाई का जो कैटरपिलर है इनको कंज्यूम करता है तो ये स्पोर उसके बॉडी में लार्वा बन करके उसके गट में जो है होल कर देते हैं, जिससे उसकी डेथ हो जाती है। यानी कि फाइनली हम कह सकते हैं कि बट ये जो बीटी है, बीटी जो है बैसिलस thuringiensis जो बैक्टीरिया है, इससे बटरफ्लाई के कैटरपिलर्स को खत्म कर दिया जाता है। और हमारे साइंटिस्ट ने एक और अच्छा काम किया है कि उन्होंने इस बैक्टीरिया के, है ना, जो है डीएनए को निकाल करके जेनेटिक इंजीनियरिंग से, है ना, इन प्लांट्स के अंदर डाल दिया।
जिससे कि नेचुरली इन प्लांट्स के अंदर जो है ना, इन बटरफ्लाइज के लिए रेसिस्टेंट आ गया। और ऐसे प्लांट्स का एक बेस्ट एग्जांपल आपसे पूछा गया है, नीट में भी आता है, बीटी कॉटन। बीटी कॉटन, तो ये तीसरा एग्जांपल मैंने दे दिया। चौथा एग्जांपल दिया है ट्राइकोडर्मा का, जो कि फंगाई है। ट्राइकोडर्मा ड्यूटेरोमाइसिटीज क्लास के अंदर आता है। तो ट्राइकोडर्मा जो फंगाई है, इसके लिए दो तीन बातें बच्चों जान लो। पहली चीज कि ये जो है बहुत ही रूट इकोसिस्टम में बहुत ही ज्यादा कॉमन है, वेरी कॉमन इन रूट इकोसिस्टम, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बेटा, ये फ्री लिविंग है। तीसरा पॉइंट बेटा कि ये जो इफेक्टिव होता है, ये बहुत सेवरल प्लांट पैथोजन के लिए इफेक्टिव है। सेवरल, यहां सेवरल हटा करके क्वेश्चन बनाने वाले सम लिख देते हैं और बच्चा गलती कर देता है। तो मैं इसको याद दिलाना चाहता हूं कि सेवरल प्लांट पैथोजन के अगेंस्ट ये इफेक्टिव है। कौन सा? ट्राइकोडर्मा स्पीसीज, जो कि ड्यूटेरोमाइसिटीज क्लास के अंदर आता है ना, फंगाई है। ठीक है ना। इसके अलावा एक और एग्जांपल दिया है बैकुलोवायरसेस, ये भी माइक्रोब है। देखो बीटी माइक्रोब है, ट्राइकोडर्मा को भी माइक्रोब मानोगे। और बैकुलोवायरसेस जो कि एक स्पेशल काइंड ऑफ वायरसेस होते हैं, जो कि माइक्रोब्स में आते हैं, ये भी जो है ना बेटा पैथोजेंस है। ये क्या है? पैथोजेंस है। वायरस तो कोई भी वैसे पैथोजन ही होता है। तो ये अटैक करते हैं इंसेक्ट और दूसरे जो है आर्थ्रोपोड्स पे, दूसरे आर्थ्रोपोड्स पे। यानी कि इंसेक्ट और आर्थ्रोपोड के अलावा ना तो ये फिशेस को नुकसान पहुंचाते हैं, ना तो ये बर्ड्स को, ना तो रेप्टाइल्स को, ना तो मैमल्स को, ना तो ह्यूमन बीइंग्स को, और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। ये क्लियर कर लो। अब बैकुलोवायरसेस जो इसमें काम आते हैं, उनका जो जीनस होता है उसको बोला गया है एनपीवी, यानी कि न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस का जीनस है। ये भी क्वेश्चन आता है। बैकुलोवायरसेस के बारे में भी कुछ डॉट्स में बताऊंगा, पॉइंट्स बताऊंगा। जैसे ये स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं, यानी कि ये जो वायरसेस होते हैं, ये पर्टिकुलर स्पीसीज के इंसेक्ट और आर्थ्रोपोड्स को है ना जो है इन्फेक्शन करते हैं। ठीक है ना। स्पीसीज स्पेसिफिक का मतलब आप समझ गए। इसके अलावा बेटा इनका यूज जो है वो नैरो स्पेक्ट्रम है। नैरो स्पेक्ट्रम इनका जो है इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशन होता है। इंसेक्टिसाइडल याद रखिएगा बेटा, इंसेक्टिसाइडल यानी कि इंसेक्ट को किल करने वाला जो है इनका है ना एप्लीकेशन होता है। इसके अलावा बेटा इनका कोई निगेटिव इंपैक्ट जैसा कि मैंने बताया नहीं होता है फिशेस पे, बर्ड्स पे, प्लांट्स पे, मैमल्स पे, और नॉन टारगेट इंसेक्ट पे, यानी कि ऐसे इंसेक्ट भी इनसे जो अफेक्टेड नहीं होते जो नॉन टारगेट, यानी कि जिन पे ये मतलब है ना इन्फेक्शन कभी नहीं करते जिंदगी में। तो ऐसे कई इंसेक्ट भी हैं। ठीक है ना। तो ये मैंने पूरा आपको एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया। लास्ट में मैं अपनी तरफ से एक पॉइंट बताना चाहूंगा बेटा कि अक्सर बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर ये व्हाट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है। आज मैंने एक साउथ की मूवी भी देखी, विस्मा ऑर्गेनिक फार्मिंग पे, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप उसको देखिएगा, बहुत अच्छी मूवी है, नई आई है, नितिन करके एक्टर है और रश्मिका मंदाना। सो ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात उसमें की गई है, इसलिए मैं इस पॉइंट को ऐड करना चाहूंगा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या होता है बेटा कि बायो फर्टिलाइजर्स का यूज किया जाता है। और बायो फर्टिलाइजर्स का मतलब कोई केमिकल नहीं होता है, बल्कि ऑर्गेनिज्म होते हैं। जहां भी वर्ड बायो आ जाता है वहां ऑर्गेनिज्म आ जाता है। तो बायो फर्टिलाइजर में ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हो गए, जैसे कि फंगाई हो गए, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया हो गए। तो ये ऑर्गेनिज्म होते हैं जो है न्यूट्रिएंट क्वालिटी को, सॉइल की न्यूट्रिएंट क्वालिटी को बढ़ाते हैं, एनरिच करते हैं। तो ये जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग की मैंने आपको डेफिनेशन बताई। ठीक है ना। और लास्ट में बेटा मैं जाते जाते आपसे 11th का एक क्वेश्चन पूछता हूं, जो मुझसे भी हाल फिलहाल एक बच्चे ने पूछा है, और वो क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगा मुझे। बड़ा ही, उसने पूछा कि सर ये फोटो रेस्पिरेशन वाले टॉपिक से क्वेश्चन था, आपके लिए क्वेश्चन है, जवाब अगले वीडियो में मिलेगा। 10 ReVP के मॉलिक्यूल्स हैं, 10 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं। तो बताइए कितने ग्लाइसिन के मॉलिक्यूल, कितने ग्लिसरेट के मॉलिक्यूल और कितने CO2 के मॉलिक्यूल ऑब्टेन होंगे। ठीक है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर एक अच्छी इंफॉर्मेशन के साथ एनसीईआरटी की बारीकियों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।